मुंबई के नजदीक भिवंडी में कबाड़ के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग वहां मौजूद दूसरे गोदामों तक फैल गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में गोदाम से आग की भीषण लपटें निकलती हुई दिखाई दी। आग की वजह से आसपास पूरा इलाका आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई दिया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन आग बुझाना इतना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक 4 गोदामों और उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम में आग कैसे लगी इसका अभी पता नहीं चल सका है। भिवंडी में ये भीषण आग लगी और आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन 4 गोदाम में ये आग लगी और इस आग की वजह से चारों गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि आग की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद वहां दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। लेकिन आग जब तक बुझ पाती तब तक चारों गोदामों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल में बम रखे होने की खबर गलत निकली, जिसके बाद ताजमहल को एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। लेकिन इससे पहले जब पुलिस को सुबह सुबह एक अनजान शख्स ने वहां बम रखे होने की खबर दी तो हड़कंप मच गया और आनन फानन में पुलिस ने ताजमहल परिसर को खाली करा दिया, जिसके बाद वहां करीब 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और ताजमहल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ताजमहल के अंदर सीआईएसएफ के जवान, पुलिस के जवान, जो बम स्क्वाड की टीम है वो सर्च अभियान चला रही है। हालांकि पुलिस को जब इस बात की तसल्ली हो गई कि वहां कोई बम नहीं है तो पर्यटकों को फिर से ताजमहल में एंट्री दी जाने लगी। यही नहीं, 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को ताजमहल में बम होने की खबर देने वाले शख्स को भी पकड़ लिया गया। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। शुरुआती जांच में पता चला कि ये झूठी खबर फैलाने वाला शख्स मानसिक तौर पर बीमार है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम और पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में असम और पश्चिम बंगाल की सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। आपको बता दें, न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में असम विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। एनडीए की इस गठबंधन में बीजेपी के अलावा असम गण परिषद यानी एजीपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल शामिल है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अगली बैठक अब 9 मार्च को हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में कौन किस सीट से लड़ेगा, इसे लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन जारी है। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से खड़े होने की इच्छा जताई है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक बाबुल ने कहा कि अगर इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव में खड़ी होती हैं तो वो उनके खिलाफ उतरना चाहेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जहां से उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को उतारने की तैयारी कर ली गई है और खबर है कि उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के विधानसभा चुनाव लड़ने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंगाल को लेकर के मंथन हुआ, कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? वो आप जब होगा, पार्टी जब डिसाइड करेगी उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होते हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट मिलती है, आपको मालूम है। और वो अनाउंसमेंट जब होगा आपको पता चल जाएगा कौन सी। 11 तारीख को नंदीग्राम से ममता बनर्जी नॉमिनेशन कर रही हैं। कौन बीजेपी का कैंडिडेट होगा? ये वो अब जब अनाउंसमेंट होगा आपको पता चलेगा। शुभेंदु अधिकारी वहीं के हैं, उन्होंने पहले भी कह दिया कि अगर उनको टिकट मिली तो वो 50,000 से जीतेंगे, अगर उनकी जगह में किसी और को टिकट मिली उसी को भी 50,000 से जितवाएंगे। तो मैं इसका सराहना करते हैं। सर, मैं भवानीपुर से भी बात हो रही है। सर, क्या आप चुनाव बहुत सीरियस इलेक्शन है, इसमें आप स्पेकुलेशन की बात ना करें। How many seats you've discussed and when we are expecting to the details of that out? अभी केवल 2 फेज के लिए 60 सीट के लिए चर्चा हुई है हमारे, और अभी 60 सीट का ऊपर निर्णय होगा और फर्स्ट फेज में उतना ही घोषणा होगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंदीग्राम से आखिर शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को वहां से हरा लेंगे 50,000 ज्यादा वोटों से, तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
ना उससे वो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी थे, उनका सीट है और मुझे लगता है कि वो वहाँ लड़ना चाहेंगे भी। पार्टी निर्णय लेगा और लड़ेंगे तो पार्टी पूरा पीछे खड़ा रहेगा। उस पर भी तो बात हुई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी इससे 2 फेज में वो चुनाव होना है वहाँ पे। हाँ, सबका चर्चा हुआ है, लेकिन उसका फाइनल जो होगा वो केंद्रीय समिति करेगी। तो ममता बनर्जी को ये भी सुनने में आ रहा है आप लोग दोनों सीट से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है, हर सीट में और अच्छा कैंडिडेट देके हम पूरा ताकत लाकर लड़ेंगे। और आने वाले आगे वाले दिनों हम किस तरह से आपसे वहाँ पे कैंपेन किस तरह से देखेंगे बीजेपी की तरफ से? जैसे कि लोकसभा के समय हमने कैंपेन किया और जीता, इस बार का चुनाव भी पूरा शक्ति लगा करके सीरियस हम लड़ाई करेंगे। बंगाल चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फंसा पेच सुलझाने के लिए कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ ने कोशिशें तेज कर दी। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि तीनों पार्टियों ने सीट बंटवारे का विवाद सुलझाने के लिए मंथन किया, जिसके बाद खबर है कि ज्यादातर सीटों पर कौन अपना उम्मीदवार उतारेगा उस पर बात लगभग तय हो चुकी है, जिसके मुताबिक लेफ्ट 154 सीटों पर, कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जबकि बाकी की 11 सीटों पर फैसला होना बाकी है। कांग्रेस पहले ही बता चुकी है कि वो 92 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और आईएसएफ को जो भी सीटें देनी होंगी वो लेफ्ट अपने खाते से देगा, जबकि आईएसएफ चाहती थी कांग्रेस उसे अपने खाते से 8 सीटें दे। खबर है कि इस पर कांग्रेस के तेवर सख्त। बंगाल में 8 चरण में चुनाव होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। बंगाल में शिवसेना ने ममता बनर्जी के समर्थन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही शिवसेना पश्चिम बंगाल में टीएमसी का साथ देगी। पार्टी ने ऐलान किया कि वो राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी जितनी भी ताकत है वहाँ, वो हम ममता दीदी के साथ खड़ी करेंगे। शिवसेना के फैसले को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया और उसे हिंदुत्व की याद दिला दी। जय श्री राम का नारा से खिसियाने वाली दीदी को समर्थन करना काफी दूर निकल चुकी है। केरल में ईडी ने पूर्व मंत्री और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक वीके इब्राहिम कुंजू को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। उनसे ये पूछताछ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 22 मार्च को कोच्चि में होगी। मुंबई के नगर निगम बीएमसी के एक अधिकारी को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ईपीएफओ ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर नहीं घटाई और इसे 8.5% पर बरकरार रखा। बिहार के आरा में मोटरसाइकिल पर आए कुछ बदमाशों ने 2 बहनों को गोली मार दी। ये दोनों बहनें शादी समारोह से घर लौट रही थीं। इस घटना में दोनों बुरी तरह घायल हो गईं। पाकिस्तान की T20 लीग पीएसएल को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद ये फैसला लिया गया। इस T20 टूर्नामेंट में सबसे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम के फवाद अहमद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अब 2 विदेशी खिलाड़ियों और 1 पाकिस्तान के कोच में भी इसके लक्षण पाए जाने पर यह फैसला लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके माता पिता ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवा ली। सीएम को कोविशील्ड की पहली डोज दे दी गई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ पहुंचे हैं, उन्होंने वैक्सीन लगाई है। कोरोना का टीका लगवाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वो महामारी से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीन लगवाएं। हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, आप लोग देखते हैं आपके सामने, इसमें अब डरने की कोई बात नहीं है। इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि उन्होंने राजधानी के लोगों से एक वादा किया था। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों को कहा था हम फ्री कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत की। आरोप है कि ममता बनर्जी ने हुगली की अपनी चुनावी सभा में खेला शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका हवाला देते हुए बीजेपी ने टीएमसी पर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। खेला क्या होवे, इसका मतलब है पोलिंग बूथ पे कब्जा। खेला क्या होवे, मतदाताओं को डराना। खेला क्या होवे, निष्पक्ष चुनाव नहीं होना। राजस्थान के दौसा में एक आदमी ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और फिर थाने में सरेंडर कर दिया। इस लड़की की शादी पिछले महीने 16 फरवरी को हुई थी, लेकिन आरोप है कि वो इसके बावजूद अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी। इसी से उसके मायके वाले नाराज थे। मध्य प्रदेश के जो जिले महाराष्ट्र की सीमा से लगे हैं, वहां इस बार महाशिवरात्रि पर बड़े मेले नहीं लगेंगे। एमपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया। महाराष्ट्र से जुड़े हुए जो भी हमारे जिले हैं, उन जिलों में महाशिवरात्रि के मेले ना हो, इसका निर्णय लिया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत कर दी। इसके बाद अब लोगों को आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हालांकि इस सेवा के इस्तेमाल के लिए आधार कार्ड होना जरूरी होगा।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गरमाती जा रही है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों का हवाला दिया और शिवराज सरकार पर कई रोजगार कार्यालय बंद करने का आरोप लगाया। 51 जिलों में रोजगार के कार्यालय हैं, उनमें से 36 बंद किए जा रहे हैं कार्यालय। जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया और प्रदेश में रोजगार से जुड़ी दिक्कतों का ठीकरा पहले की कांग्रेस सरकार पर ही फोड़ दिया। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से बेरोजगारी की समस्या से अपना ध्यान हटाकर रोजगार देने के सभी प्रकल्प बंद किए थे, उसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के नाम संबोधन में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इमरान ने आरोप लगाया कि सेनेट के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने जमकर पैसे बांटे। देश के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की हार के बाद इमरान ने संसद में 6 मार्च को विश्वास मत लाने का ऐलान किया। उन्होंने अपने संबोधन में साफ साफ कहा कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं, असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा, अगर आप जीत जाते हैं मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इमरान खान पर जोरदार हमला बोला और उनसे फौरन इस्तीफा देने की मांग की। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वजीर आजम के तौर पे रहना का कोई जवाब नहीं है और अपना इखलाकी जवाब खो चुके हैं। उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। महंगे तेल और रसोई गैस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। चंडीगढ़ में पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई का विरोध करने के लिए अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता बैल लेकर सड़कों पर उतर आए, जिनके निशाने पर केवल केंद्र सरकार नहीं बल्कि पंजाब की कैप्टन सरकार भी रही। बिक्रम सिंह मजीठिया समेत अकाली दल के कई बड़े नेता बैलगाड़ी पर सवार होकर गए और नारेबाजी करते हुए शहर के अहम रास्तों से मार्च करने लगे। प्रदर्शनकारियों का मकसद मार्च करते हुए पंजाब विधानसभा तक पहुंचना था, लेकिन विधानसभा पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर नेताओं को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र के सिर महंगाई का दोष मढ़ रही है और खुद भी पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट वसूल कर अपना खजाना भर रही है। ठीक है, आपके रेट घटावे च कोई दोरा नहीं, मगर थोड़ी सरकार है, तुसी अपना काम तो करो, क्यों लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। बारी बिक्रम सिंह मजीठिया बैलगाड़ी पर अपनी विधानसभा की पार्किंग का स्टिकर लगाकर पहुंचे थे। स्टिकर इसलिए लगाया ताकि बैलगाड़ी को विधानसभा तक जाने की इजाजत मिले, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार रही, जिसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए जम्मू कांग्रेस के तमाम बड़े नेता सड़कों पर मार्च करने के लिए निकल पड़े। शहर के एक अहम चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। कुछ प्रदर्शनकारी गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर पहुंचे, कुछ बर्तन बजाकर विरोध करते रहे तो कुछ नारे लिखी तख्तियां लेकर आए। एक तख्ती पर नारा लिखा गया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड, डीजल 90, पेट्रोल 100, 100 में लगा धागा, सिलेंडर उछल के भागा। कांग्रेस ने मुहिम छेड़ी है, 60 दिन का प्रोग्राम, एजुटेशनल प्रोग्राम के लोगों की आवाज को बुलंद कर पाए, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिए कदम यहाँ पे उठाए। थोड़ी देर में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर मार्च निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोक लिया। आमने सामने आए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस ने 30 मार्च तक महंगाई के मुद्दे पर जम्मू में आंदोलन करने का कार्यक्रम रखा है। असम चुनाव के लिए बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीट फॉर्मूला तय हो गया। असम विधानसभा चुनाव पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। खबर है कि एजीपी 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर और दफ्तरों पर लगातार तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी रहेगी। अब तक की जांच में 650 करोड़ के टैक्स हेराफेरी की बात सामने आई है। तापसी पन्नू भी 5 करोड़ की जानकारी नहीं दे पा रही हैं।
उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 5 साल में करीब 50,000 बच्चों के फेल होने का दावा किया और आरोप लगाया कि दिल्ली के स्कूलों में सिर्फ 3 दिन ही क्लास चलती है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विदर्भ में हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। विदर्भ के कई इलाकों में कुछ दिनों से तापमान लगातार 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया, जिसमें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रहने के लिए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को सबसे अच्छा शहर आंका गया। वहीं 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु टॉप पे रहा। बिहार के गया में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मिलकर एक ट्रक से अवैध शराब बरामद की, जिसे होली में खपाने के लिए दूसरे राज्य से मंगवाया गया था। यूपी के आगरा में अवैध कब्जा हटाने गई जिला विकास अधिकारी अरुण मौली को भीड़ ने घेर लिया। वो अपनी टीम के साथ सरकारी जमीन पर बनाई गई एक दीवार को तोड़ने वहां पहुंची थी, लेकिन वहां उन्हें कई लोगों ने घेर लिया और उन्हें कार्रवाई करने से रोकने लगे। एक आदमी तो इस कदर भड़क गया कि उसने काफी देर तक उनसे बहसबाजी की। भीड़ में शामिल कुछ लोग तो उस दीवार को तोड़ने के लिए वहां ले जाई गई खुदाई करने वाली मशीन पर भी चढ़ गए, ताकि किसी भी तरह इस कार्रवाई को रोका जा सके। काफी देर तक वहां ऐसा ही माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस बल और अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंची जिला विकास अधिकारी ने अवैध कब्जे को ध्वस्त करवा दिया। चुनावी सरगर्मी के बीच बंगाल के मालदा में आम के एक बाग से 18 बम बरामद किए गए। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि बम वहां किसने रखे थे। 2 दिन पहले ही दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ के एक नेता के घर से बम मिले थे और अब मालदा में आम के एक बाग से 18 बम मिले हैं, जिन्हें वहां छुपाकर रखा गया था। इस बारे में पता चलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं इलाके के लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चला, वो भी वहां इकट्ठा हो गए। इसी बीच बम निरोधक दस्ते ने सावधानी बरतते हुए एक एक करके बम निष्क्रिय करने शुरू किए। पंजाब के बठिंडा में सड़क पर दौड़ने वाले लड़ाकू विमान की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। वहां रामपाल नाम के एक आर्किटेक्ट ने रफाल लड़ाकू विमान को देख उसका मॉडल बना दिया, जो न सिर्फ दिखने में किसी लड़ाकू विमान जैसा है, बल्कि इसमें सवारी भी की जा सकती है। सामने आई तस्वीरों में कुछ बच्चे रफाल के इस मॉडल की सवारी करते नजर आए। करीब 18 फीट लंबे इस मॉडल में एक पुरानी कार का इंजन और उसके गियर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनकी मदद से ये करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। जो खर्चा करके जहाज का सफर करने का सपना ही लेते हैं, वो सपना नहीं, वो सच में बैठकर अपना इसमें झूठा लें। लड़ाकू विमान के इस मॉडल में 3 सीटें लगी हैं, जिनमें ड्राइवर समेत 3 लोग बैठ सकते हैं। इस मॉडल को देखने के लिए वहां दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। रामपाल के इस काम से उनके साथी और इलाके के दूसरे लोग भी बेहद खुश नजर आए। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बुलडोजर चलाकर हजारों हथियार नष्ट कर दिए गए। ये हथियार अलग अलग मुठभेड़ों के दौरान आतंकियों से बरामद हुए थे, जिन्हें खत्म करने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई। जमीन पर उन हथियारों को एक साथ रखा गया और फिर उनके ऊपर भारी भरकम बुलडोजर चला दिया गया, जिससे सभी हथियार पूरी तरह से तहस-नहस हो गए। इस कार्रवाई के जरिए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई जो पिछले 1 दशक के दौरान आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। इस मौके पर स्पेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेता और अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहे। हथियारों को तोड़ने की इस कार्रवाई पर सबने खुशी जताई। हरियाणा के झज्जर से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक दुकान में लूटपाट करने पहुंचे बदमाश पर उल्टा दुकानदार ने ही फायरिंग कर दी। लूटपाट के इरादे से दुकान में घुसे बदमाश ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद खुद को बचाने के लिए उसने बदमाश पर फायर कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें साफ दिखा कि मुंह को कपड़े से ढका बदमाश काउंटर पर बैठे दुकानदार के पास पहुंचा और फिर उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। दुकानदार ने बताया कि उसने उस पर फायर करने की कोशिश की थी। उसने फायर करने की नीयत से मेरे ऊपर प्रेस करा, अटक गया, किसी कारणवश वो चला नहीं। हादसे के बाद दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंची और दुकानदार का बयान लेकर जांच शुरू कर दी। दुकानदार ने अपने बचाव में अपने लाइसेंसी उससे उस पर फायर किया। पुलिस जांच कर रही है। फायरिंग में बदमाश को 2 गोलियां लगी और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है।
गुजरात के जूनागढ़ से दिल को सुकून पहुंचाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां वन विभाग की टीम ने जाल में फंसे शेर के बच्चे को अपनी जान पर खेलकर बचाया। हैरानी की बात यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त शेरनी वहां से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद थी, जो वन विभाग की टीम पर हमला भी कर सकती थी, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने शावक को जाल से बाहर निकाल लिया। इससे पहले जाल में फंसा शेर का वो बच्चा बुरी तरह से छटपटाता हुआ दिखाई दिया। उसने खुद को बचाने के लिए खूब हाथ पैर भी मारे, लेकिन सब बेकार रहा, क्योंकि उसका एक पैर जाल में बुरी तरह से उलझा हुआ था। इसके बाद वहां वन विभाग के कुछ लोग पहुंच गए, जिनमें 2 लोग शावक के पैर को जाल से निकालने लगे, जबकि कुछ लोग वहां फैले जाल को काटते नजर आए। कुछ देर बाद उन्हें कामयाबी मिल गई और जाल से निकलकर शावक जंगल की तरफ भाग गया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एक दारोगा ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। विधानसभा के गेट नंबर 7 पर निर्मल कुमार चौबे नाम का यह दारोगा तैनात था, जिसने ड्यूटी के दौरान आत्महत्या कर ली। इस घटना का पता चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जिस जगह उसने खुदकुशी की वहां खून के धब्बे दिखाई दिए। साथ ही उस दारोगा का चश्मा और पिस्तौल भी वहीं सड़क पर गिरी मिली। बिना देर किए पुलिस की टीम इस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस बीच पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर भी वहां पहुंच गए। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से कि मेरी तबीयत खराब है, मैं जा रहा हूं, मेरे बच्चों का आप ध्यान रखिएगा। घटना की जगह से दारोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जॉइंट CP नवीन अरोड़ा ने पहुंचकर इस केस में आगे की जांच के लिए कई जानकारियां जुटाई। कांग्रेस ने लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर सड़कों पर खींचा और केंद्र सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत कम करने की मांग की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 22 लाख रुपए की 35 क्विंटल भांग जब्त की। इस मामले में पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो एक ट्रक में सब्जियों के बीच भांग को छिपाकर ले जा रहा था। न्यूजीलैंड में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.3 आंकी गई। इसके बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में रैली करेंगे। इसके लिए उनका एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिस पर बांग्ला भाषा में असली परिवर्तन के लिए बीजेपी का अभियान नारा लिखा गया। हरिद्वार में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले में जूना और अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकली। सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े कहे जाने वाले जूना अखाड़े की करीब 3 किलोमीटर लंबी पेशवाई देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने छतों पर खड़े होकर उन पर फूलों की बारिश की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने जंगलों के अंदर शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ दिया और करीब 5000 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। टिकट बंटवारे में TMC इस बार कई विधायकों को झटका दे सकती है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 75 मौजूदा विधायकों की टिकट इस बार कट सकती है। 2016 में TMC 211 सीटों पर जीती थी, जबकि 35% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाने की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म कलाकार, सेलिब्रिटी और अधिकारियों को भी अच्छी खासी संख्या में टिकट मिल सकती है। हालांकि 80 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को टिकट नहीं दिए जाने की भी चर्चा है। पिछले 4 दिन से ममता बनर्जी के घर पार्टी की चुनाव समिति की बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर 25,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पाएंगे। इसके लिए पहले लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। निर्णय हुआ है कि लगभग 25,000 लोगों को हमारे द्वारा जो है वो दर्शन कराए जाएंगे। झारखंड में JMM के विधायक दीपक बिरुआ ने जवानों की शहादत पर विवादास्पद बयान दिया। सुबह पश्चिमी सिंहभूम में हुए एक नक्सली हमले में सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 जवान घायल हुए थे। आज ही नक्सली हमले हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोग शहीद हुए हैं इस नक्सली हमले में। दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन्होंने एक दिन पहले यात्री बनकर ऑटो ड्राइवर से लूटपाट की थी। पेट्रोल पंपों से होर्डिंग हटाने से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश के बाद TMC ने एक और शिकायत की। TMC ने कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को आचार संहिता का उल्लंघन बताया, लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद TMC आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है।
बहुत सारा कंप्लेन करेगी। अपने ऊपर पूरा बंगाल में दुआरे सरकार घूम रहा है, होर्डिंग लगाया, करोड़ों करोड़ रुपया का खर्चा किया है, उस पर इसको ध्यान नहीं है। जबकि कांग्रेस को टीएमसी का ऐतराज वाजिब लग रहा है। टीएमसी कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, तुरंत हटाना चाहिए उसको। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर छिड़ी बहस के बीच बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने अपराधियों को चेतावनी दी, लेकिन ये चेतावनी उत्तर प्रदेश पुलिस को नजीर बनाते हुए देकर उन्होंने नया विवाद छेड़ दिया। यूपी के तर्ज पर बिहार में गाड़ी पलटेगी, नहीं तो अपने गाड़ी की स्पीड को धीरा कर दें। जबकि आरजेडी ने आरोप लगाया कि बिहार की सरकार ने पुलिस को ऐसे संसाधन ही नहीं दिए कि वो अपराधियों का मुकाबला कर पाए। आधुनिक हथियार नहीं दिए, ट्रेनिंग नहीं दी, गाड़ी प्रॉपर मुहैया नहीं कराया। आप उसको भेजिएगा बड़े बड़े माफियाओं से लड़ने के लिए। कनाडा के नोवा स्कोशिया से रोंगटे खड़े देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां समंदर में डूब रहे एक जहाज से हैरत अंगेज तरीके से 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये पूरा ऑपरेशन कनाडा और अमेरिका की रेस्क्यू टीम ने मिलकर किया और उस ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया उसमें टीम जहाज में फंसे लोगों को रस्सी से हेलीकॉप्टर तक खींचती दिखाई दी। हालांकि लोगों को वहां से निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनती लहरों में जहाज बुरी तरह से डोल रहा था। पहले हेलीकॉप्टर काफी देर तक जहाज के ऊपर उड़ता रहा और फिर लहरों के शांत होने के बाद उसके करीब गया। इसके बाद एक एक कर जहाज से लोगों को हेलीकॉप्टर तक खींच लिया गया। बंगाल में मिठाइयों पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा। राज्य में इन दिनों बीजेपी और टीएमसी के नेता ताल ठोक रहे हैं, जिनकी सभाओं में जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे खूब गूंज रहे हैं। और कोलकाता की एक मिठाई की दुकान ने भी चुनावी माहौल में लोगों के मुंह में मिठास घोलने के लिए इन्हीं नारों को चुना। वहां खास तौर पर कुछ ऐसी मिठाइयां तैयार की गईं जिन पर जय श्री राम और खेला होबे जैसे नारे लिखे गए। इसके अलावा मिठाइयों पर बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट के चुनाव चिन्ह भी नजर आए। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री और ममता बनर्जी के बढ़ते क्रेज को देखकर स्पेशल संदेश भी बनाए गए, जिन पर इन दोनों की तस्वीरें दिखी। कोलकाता में एक ऐसी दुकान है बलराम मलिक साहब की, जो इस चुनावी हिंसा के बीच में भी कहीं ना कहीं मिठास भरने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश है, ममता दीदी का भी। बंगाल में तीखे बयानों और कड़वाहट से भरे वार पलटवार के बीच चुनावी रंग में रंगी ये मिठाइयाँ लोगों को मीठा संदेश देती हैं। बंगाल का पॉलिटिक्स में जितना भी करवाहट हो, बंगाल अपना मिठास कभी नहीं खोएगा। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, इन मिठाइयों की डिमांड बढ़ेगी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें असम गण परिषद यानी एजेपी को 26, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल को 8 और बाकी की 92 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। खबर यह भी है कि इस सीट शेयरिंग फॉर्मूला का आज आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बेखौफ लुटेरों ने एक शोरूम में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में हेलमेट पहने 3 लुटेरे एक एक कर शोरूम के अंदर दाखिल हो गए। दोनों दुकानदार जब तक कुछ समझ पाते, एक बदमाश ने पिस्तौल निकालकर उनकी तरफ तान दी। इसी बीच दूसरे लुटेरे ने भी पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल देखकर दोनों दुकानदार सहम गए और उन्होंने कैश काउंटर खोलकर लुटेरों के हवाले कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। लूटपाट के दौरान बदमाशों की भी नहीं चली, क्योंकि शोरूम में ज्यादा नकदी थी ही नहीं। ऐसे में सिर्फ 2000 रुपए ही उनके हाथ आए और पुलिस भी उनके पीछे पड़ गई। खबर है कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से झटका खाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में सीमित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। न्यूज 18 के संजय तिवारी की रिपोर्ट है कि एआईएमआईएम बंगाल के करीब 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ सकती है। खबर है कि ओवैसी ने यह फैसला अब्बास सिद्दीकी से मिले झटके के बाद किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो बिहार की तर्ज पर बंगाल में भी सीमित सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे, जिनमें उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिले की चुनिंदा सीटें शामिल हैं। इसकी एक वजह इन जगहों पर मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी आबादी को माना जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में करीब 66%, मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। हालांकि पता चला है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले ओवैसी कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के बीच सीटों का विवाद सुलझने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ने उन्हें भरोसा दिया है कि वो एआईएमआईएम के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।